पब्लिक सेक्टर बैंक्स और बढ़ते एनपीएस का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत गहरा होता है और ये कुछ ऐसा ही प्रभाव हमने 2011 से लेकर 2016 के बीच में देखा था। कहा यह जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर हैं, सरकारी हैं, इस करके वहां पे गवर्नेंस इतना अच्छा नहीं होता और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नाक के नीचे बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति पैसे लेके बाहर चले जाते हैं और आज के टाइम पे एक डिबेट चल रही है कि बैंक्स को आउटराइटली प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी का फैसला 1969 में बैंक्स को नेशनलाइज करने का गलत था, लेकिन फिर हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि यही तो सरकारी बैंक्स थे, यही तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, तब हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्रेज करा जा रहा था और भारत को इस तरह से भी सराहाया जा रहा था कि अगर यदि भारत में ऐसा कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस को बचा लेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे। दोस्तों, मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं? बिकॉज आज का हमारा लीड आर्टिकल रहेगा द मिस डायग्नोसिस ऑफ द एनपीएस, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है। जी हाँ, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर और दोस्तों आज की चर्चा में हम 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल, जैसे कि आपको मैंने बताया, मिस डायग्नोसिस ऑफ द एनपीएस के बारे में यहां पे बात करी जाएगी। तो क्या सही मायने में जो एनपीएस बड़े थे, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो बड़े थे 2011 से लेकर 2016 के बीच में, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, तो क्या वाकई में कारण वो बैड गवर्नेंस या पुअर गवर्नेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स था या कुछ और कारण थे? ये हम एग्जामिन करेंगे। एक क्वेश्चन, एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन से संबंधित। गैम्बिया की ड्रग ट्रेजेडी के बारे में हम बात करें तो बहुत एक दुर्भाग्यवश एक इंसिडेंट हुआ है। 66 बच्चों की, 66 चिल्ड्रन की मौत हुई है। अपेरेंटली एक हरियाणा बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है मेडन फार्मास्यूटिकल्स, तो उनके द्वारा बनाए गए कफ सिरप को कंज्यूम करके 66 बच्चों की मौत हुई है। इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रीलिम्स ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं इस एडिटोरियल में से, तो इस एडिटोरियल का एनालिसिस जरूर सुनिएगा। और अंत में एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि हिंदू में आया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। और इस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन इस साल के यूपीएससी मेंस में भी रहा था, जो कि आपका क्वेश्चन ऑफ द डे भी बनेगा, विच विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए, सो दोस्तों अपनी चर्चा शुरू करते हैं। मिस डायग्नोसिस ऑफ एनपीएस। देखिए, हमारे बैंकिंग सिस्टम में काफी चैलेंजेस आए हैं, खास करके 2011 के बाद की हम बात करें। देखिए, 2008-9 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस रहा, उसके बाद 2010 से 2012 के बीच में आपका यूरोजोन क्राइसिस आया। अब उसका प्रभाव विश्व भर पे था, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ भारत पे था। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो इकोनॉमीज को डीकपल करना आज के टाइम पे आसान काम नहीं है। अभी पैंडेमिक था, यूक्रेन वॉर है, तो चाहे यूरोजोन क्राइसिस था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसका प्रभाव हम हर जगह देखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ हैड स्लोड डाउन अक्रॉस द वर्ल्ड, वेदर इमर्जिंग इकोनॉमीज और वेदर डेवलप्ड इकोनॉमीज, एंड डेफिनेटली उसका हम प्रभाव अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पे देखते हैं। तो व्हाट इज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट? आज मैंने बैंक से 100 रुपये लिए, तो बैंक ने बोला कि आपको 100 रुपये 105 आपको 5% ब्याज पे ही हमको 100 रुपये दे रहे हैं, आपने हमको 105 रुपये वापस करने हैं। यदि 90 दिनों में मैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है अगर वो वापस ना कर पाऊँ, या जो ब्याज है ब्याज के समेत वो अमाउंट वापस ना कर पाऊँ, तो वो क्या होगा? वो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाएगा। 90 दिन के बाद उसको एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो तो 100 रुपये का तो लोन नहीं लेते हैं, वो तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बात करी। लेकिन बात यहां पे समझने वाली ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर जो सवाल उठाया गया कि भाई उद्योगपति पैसे लेके भाग गए, लोन लेके भाग गए और वो क्या करते रहे, लेकिन जरा गौर से हम इस बात को समझें, वो यही पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे जब भारत की इकोनॉमी, सोचने वाली बात है, व्यूज है, एडिटोरियल्स में हर किसी के व्यूज आते हैं तो सोचने पे मजबूर करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि सन 2000 से लेके, चलो 2003-4 से लेके 2011 तक हमारे देश में काफी हमने अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखी, 9%, 8.5% इकोनॉमिक ग्रोथ देखी। तो तभी भी तो हमारे सरकारी बैंक्स थे, तभी भी तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। उस वक्त जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे थे तब जो एनपीएस थे वो काफी कम थे। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स तो रहेंगे, ठीक है, अब बिल्कुल 0% तो एनपीएस नहीं हो पाएंगे, लेकिन कंपैरेटिवली कम थे। लेकिन जब ये विश्व भर में जब हंगामा हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का, रिसेशन का, यूरोजोन क्राइसिस का, तब हमारे जो एनपीएस थे वो बढ़ गए थे। मुझे याद है 2013 से लेके 2016 के बीच की बात बताऊं, उस समय में हम भी अपनी यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो इकोनॉमिक सर्वे में एक बात ना बार बार आती थी, ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम के बारे।
कि अभी जो आर्थिक कठिनाइयों से भारत अभी निकल रहा है, एक तो है आपका कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, यानी कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी लॉसेस में हैं, और एक हमारे सरकारी बैंक्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो भी लॉसेस में हैं, उनकी जो बैलेंस शीट है वो भी रेड में है। बिकॉज वाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एनपीएस। नाउ अब किसको ब्लेम करें? क्या हम ब्लेम करें द पुअर मैनेजमेंट एंड द गवर्नेंस? क्या सरकारी बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो शासन है, प्रशासन है, वो अच्छा नहीं है? आज ये डिबेट ओपन है कि भाई बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दीजिए। हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि यही बैंक्स उस समय थे जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो ये बात देश भर में, विदेश भर में इकोनॉमिस्ट ने कहा था, इकोनॉमिस्ट ने कही थी कि भाई अमेरिका में जो टू बिग बैंक्स टू फेल वाली जो बात आती है कि अमेरिका में तो बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो कभी फेल कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो हुआ अमेरिका में। लेकिन क्योंकि द नेचर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इज पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड, दैट इज व्हाई आवर बैंक्स विल नेवर फेल। तो उन्हीं सरकारी बैंक्स को प्रेज भी करा गया था। तो अभी लेकिन ब्लेम करना शुरू कर दिया कि जी गवर्नेंस ठीक नहीं है, प्राइवेटाइज कर दो। लेकिन ये बात अभी भी नहीं समझाता, गवर्नमेंट ओनरशिप डज नॉट एक्सप्लेन कि भाई क्या वाकई में ये कारण बना था राइजिंग एनपीएस का। ये बात हम समझें कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो डिफरेंट मॉडल्स पे ऑपरेट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का सोल मोटिव क्या है? प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सोल मोटिव क्या है? सोसाइटल बेनिफिट, सोसाइटी को बेनिफिट करना, वेलफेयर बेनिफिट करना। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का तो वो सोल मोटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इतनी अगर 2008-9 तक, जब तक क्राइसिस नहीं आया था, तब तक गवर्नेंस बहुत अच्छी थी, एकदम से रातों रात गवर्नेंस पूर होगी, क्या यही कारण था कि एनपीएस बढ़ रहे थे हमारे? तो यहां पे अब इस बात को हम समझें कि देखिए जहां पे हम एनपीएस की बात करते हैं, चलो एनपीएस पब्लिक सेक्टर के भी थे, प्राइवेट सेक्टर के भी थे। अगर हम डेटा को केयरफुली एग्जामिन करें तो यहां पे हमको एविडेंस मिलता है दैट देयर वाज अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एनपीएस जो कि पब्लिक सेक्टर में थे और प्राइवेट सेक्टर में थे। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स दे फॉलो। एक बात यहां पे समझें, जो सरकारी बैंक्स थे उनका जो एक्सपोजर था, उनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर था टूवर्ड्स कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स, जैसे आयरन है, स्टील है। देखिए कमोडिटी, अगर हम कमोडिटीज की बात करें, ऑयल की बात करें, वोलेटाइल रहती है, इनकी प्राइसेस बहुत वोलेटाइल रहती हैं। 2014-15 की हम बात करें, ऑयल के प्राइसेस काफ़ी डाउन थे। कोरोना की बात करें, कोरोना के टाइम पे ऑयल के प्राइसेस काफ़ी डाउन थे, ऑयल की डिमांड नहीं थी। अभी यूक्रेन रशिया की बात करें तो ऑयल के प्राइसेस फिर बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वोलेटिलिटी रहती है। उसी तरह से कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स, आयरन की बात करें, स्टील हो, ठीक है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हो, इसमें भी सेंसिटिविटी रहती है, वोलेटिलिटी रहती है। तो दैट इज़ नॉट समथिंग न्यू। लेकिन ये बात हम समझें कि हमारे सरकारी बैंक्स का एक्सपोजर इन सेक्टर्स को ज़्यादा था, और ये सेक्टर्स जो हैं बहुत वोलेटाइल हैं। ये दो बातें यहां पे हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो अब नो स्ट्रेस कॉल। नाउ द राइज इन एनपीएस फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स, ये कोइंसाइड करता है विद द फॉल इन इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आयरन के, स्टील के प्राइसेस जो थे वो डिक्लाइन कर रहे थे। अब इससे ये बात सोचने वाली आती है कि अगर प्राइसेस डिक्लाइन कर रहे थे तो क्या डिमांड बढ़ रही थी आयरन और स्टील के लिए? नहीं। प्राइसेस डिक्लाइन कर रहे हैं तो जो कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, यानी कि या जो फर्म्स हैं जो कि आयरन या स्टील में जो डील करती हैं, क्या उनके जो कस्टमर्स हैं, क्या उनकी डिमांड बढ़ रही थी? नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, तो अब डेफिनेटली अब क्योंकि बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक्सपोजर इन सेक्टर पे काफी ज्यादा था, तो ये जो फर्म्स थी, कमोडिटी सेंसिटिव फर्म्स, ये बहुत मैसिव लॉसेस फेस कर रहे थे। बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि देयर वाज अ डिक्लाइन इन द प्राइसेस, प्रोपोर्शनेटली डिमांड में इतना इंक्रीमेंट नहीं था। लेकिन अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें, इस आर्टिकल में इस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर को नहीं इंक्लूड करा गया, एक्सक्लूडिंग द फैक्ट कि चलो रशिया यूक्रेन की लड़ाई जो 8 महीने से चल रही है और वोलेटिलिटी हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज में एंड वोलेटिलिटी हम जो ऑयल में देख रहे हैं उसको छोड़ के, लीविंग दैट अपार्ट, 2020-2021 की अगर हम बात करें तो बैंक्स ने इतना कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस कॉल नहीं दिया कि भी हमारे एनपीएस बढ़ रहे हैं। बल्कि आज के टाइम पे तो बैंक्स बहुत, चलो अभी तो रेपो रेट हाइक देखा, लेकिन इससे पहले, रेपो रेट हाइक से पहले बैंक्स तो बहुत ज्यादा, आपको दिन भर में बहुत कॉल्स आते होंगे, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लोन्स ले लीजिए। तो बैंक्स तो बल्कि क्रेडिट और इन्फ्यूज करना चाहते हैं इकोनॉमी में। तो बैंक्स ये कह रहे हैं कि अभी हमारी एनपीएस की जो प्रॉब्लम है वो इतनी सिवियर नहीं है जो कि 2011 से लेकर 2018 के बीच में थी। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, अगेन ये एक ओपन डिबेट है, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो ये भी कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, जो हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन करी थी, उसमें बहुत बड़ा हाथ एक तो ये राइजिंग एनपीएस का था, स्ट्रेस सेक्टर्स थे, साथ में नोटबंदी था और साथ में जीएसटी था। लेकिन एक बात मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा, पिछले 2 सालों में कोई एक बहुत मैसिव स्ट्रेस कॉल बैंकिंग सेक्टर के द्वारा नहीं आई है।
अब इस बात को हम डीक्लटर करते हैं, तो यानी कि ये बात हमको समझ आ गई कि जो फर्म्स हैं उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मुनाफा है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस के साथ। यानी कि उतार चढ़ाव जो प्राइसेस में रहेगा कमोडिटी प्राइसेस में, उतना ही इंपैक्ट फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी में रहेगा। तो अगर डिक्लाइन होता है कमोडिटी प्राइसेस में, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो रॉ इनपुट कॉस्ट है, उसमें डिक्लाइन होगा। अब देखिए बैंक्स तो कई सेक्टर्स को लोन देता है, ऑटोमोबाइल भी है, ऐसा नहीं है कि बैंक सिर्फ कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स को ही लोन देता है। रियल एस्टेट है, एफएमसीजी है, फार्मास्यूटिकल है, आईटी सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अब लेकिन जब कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली दैट विल लीड टू डिक्लाइन इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेकिन दिस आल्सो लीड्स टू व्हाट, दिस ऑल बिकॉज अभी आपको मैंने बताया 2 मिनट पहले कि डिमांड में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, डिमांड में भी डिक्लाइन था, भले कमोडिटी प्राइसेस के दामों में अगर डिक्लाइन हो चुका था। इसके चलते इन फर्म्स का जो सेल्स रेवेन्यू था वो कम हो रहा था, ठीक है। और अगर सेल्स रेवेन्यू आपका कम हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो आप कैसे बैंक्स को लोन जो आपने लिया है वो आप कैसे ब्याज समेत, सूद समेत कैसे वापस कर पाओगे, ये बात यहां पे समझनी जरूरी है। हेंस इस आर्टिकल में सेंट्रल बात जो कॉलमनिस्ट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां पे गवर्नेंस का कोई लेना देना नहीं है, पुअर गवर्नेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन की बात आती है, यानी कि बैंक्स जो ज्यादातर एक्सपोज थे कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स के प्रति, ठीक है, उनका जो बिल्डअप था एनपीएस का वो बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू द अदर बैंक्स, चाहे वो सरकारी बैंक्स हो चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, जो इतना ज्यादा बड़ा एक्सपोजर उनका नहीं था टुवर्ड्स द कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स। कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी में आता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आएगा, फार्मास्यूटिकल में भी, एफएमसीजी में भी, हर जगह आएगा बिकॉज डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन शायद कुछ सेक्टर्स ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और बैंक्स की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज उनका एक्सपोजर जो है लोन्स का वो उन वल्नरेबल सेक्टर्स के प्रति ज्यादा होता है। तो यहां पे एक बात करी गई है नॉमिनल प्राइस इंडेक्स की, तो यानी कि यहां पे ग्रस्ता एक सोल्यूशन निकालने की बात करेगी दैट देखो कैसे हम एनपीएस को मॉनिटर करें। हर वक्त सिर्फ पुअर गवर्नेंस यानी कि सरकारी बैंक्स की गवर्नेंस को ब्लेम करना सही बात नहीं रहेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, बैंक्स तरह तरह के सेक्टर्स को पैसे लेंड करते हैं और देखिए डिफरेंट सेक्टर्स में जो प्राइस वोलेटिलिटी रहती है, ठीक है। अब यहां पे बात करी गई है कि जो एस्टिमेशन है ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट्स इन द प्राइसेस ऑफ एनपीएस, इसको मॉनिटर करना पीरियोडिकली बहुत डिफिकल्ट है। तो यहां पे एक सजेशन दिया गया है नॉमिनल प्राइस इंडेक्स का। नॉमिनल प्राइस इंडेक्स क्या करता है, ये यूटिलाइज करता है द डेटा, बैंक्स के द्वारा जो डेटा वो यूटिलाइज करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा भी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के द्वारा भी, कि सेक्टोरल एक्सपोजर कितना है, यानी कि परसेंटेज ऑफ लोन्स टू अ सेक्टर, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि अब कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं, यानी कि एक बैंक है ना, एक बैंक ने डिफरेंट सेक्टर्स को लोन दिए हैं, एफएमसीजी को भी दिए हैं, फार्मास्यूटिकल्स को भी दिए हैं, ठीक है, कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स को भी दिए हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सेक्टर को, कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स को कितने परसेंटेज ऑफ लोन्स दिए हैं, तो लेट्स से अगर 20% एफएमसीजी को है, लेट्स से 20% फार्मास्यूटिकल्स को है और 60% लोन्स कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स को है, तो ये नॉमिनल प्राइस इंडेक्स जो है ये वोलेटिलिटी मॉनिटर अच्छे तरीके से कर पाएगा बिकॉज पता होगा कि ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोन्स किस सेक्टर के पास है। और बाद में इस आर्टिकल में कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं ड्रॉ किया था, कोई ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे नहीं बनाया। अब अगेन फॉर्मूला बहुत टेक्निकल है, वो जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन भी नहीं है, ना ही हमको फॉर्मूला के बारे में पता होने की जरूरत है, बट इस नॉमिनल प्राइस इंडेक्स के द्वारा ये ट्रैक किया जा सकता है कि कितना ज्यादा एक्सपोजर एनपीएस का रहेगा, ठीक है ना। अब अंत में कंक्लूजन की जहां पे बात आती है वो ये बात है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका ज्यादा एक्सपोजर रहेगा टुवर्ड्स द कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स एज कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इतना पैसा नहीं उधार में देंगे इन सेंसिटिव सेक्टर्स को, तो डेफिनेटली दैट एक्सप्लेन्स द डिक्लाइन, दैट एक्सप्लेन्स द हायर एनपीएस जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने फेस करे थे बिटवीन 2011 टू 2016। और ये जो यहां पे बात करी गई है एक्सोजेनस शॉक्स के बारे में, यानी कि एक्सोजेनस शॉक्स यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो कि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एनपीएस थे दैट वाज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस इश्यूज, नॉट बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट इश्यूज। हैविंग सेड दैट, I personally believe that, so I mean obviously towards the end I will obviously add something to it that definitely there are, अब ये तो कॉलमनिस्ट के व्यूज हैं, बट डेफिनेटली सरकारी बैंक्स में गवर्नेंस इश्यूज हैं, घोटाले हुए हैं, स्कैम्स हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत इनोसेंट हैं। लेकिन यहां पे आर्टिकल में कॉलमनिस्ट ने कोशिश करी है एक बहुत टेक्निकल और साइंटिफिक तरीके से पेश करने के लिए अपने फैक्ट्स के भी, क्यों यहां पे हम सिर्फ गवर्नेंस को या सिर्फ बैड गवर्नेंस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं ऑफ द इंक्रीजिंग एनपीएस बिटवीन 2011 टू 2016। नाउ दिस वेरी अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी विच हैपेंड इन अफ्रीका। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अब नाम बनाने में ना पूरी जिंदगी लग जाती है।
अब इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है, लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चर। अब वैक्सीन्स की हम बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कितनी वैक्सीन्स बनाई गई हैं, कितने देशों को हमने वैक्सीन्स एक्सपोर्ट करी हैं, हमको नहीं पता। देखिए, हमको नहीं पता कि वैक्सीन जो हमने ली है कोरोना के चलते या कोई और बीमारी के चलते, उसका क्या इंपैक्ट आज से 10 साल के बाद होगा। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते थे कि कोविशील्ड को मत लो, आप भारत बायोटेक की वैक्सीन को मत लो, कि भाई आप बंदर बन जाओगे, चिंपैंजी बन जाओगे कुछ सालों के बाद। अब ये हमको नहीं पता कि हम क्या बनने वाले हैं, क्या नहीं बनने वाले, लेकिन हमारा अटूट विश्वास होता है डॉक्टर्स पे, साइंटिस्ट पे, रिसर्चर्स पे। और बहुत समय लगा है भारत को इस लेवल तक पहुंचने में, बहुत मेहनत लगी है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स हमको एक बैड लाइट में फ्रेम करते हैं, ठीक है। जिंदगी भर की मेहनत और एक पल में ऐसा कोई दाग हमारे ऊपर लग जाए तो हमारी सारी मेहनत पे, किए किराए पे पानी फिर जाता है। अब यहां पे इस ट्रेजेडी को समझें तो देखिए, हमारी जो एपेक्स मेडिकल रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन सी है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं करने वाला हूं, आपको मैं बताऊंगा, वो नोट कर लेना। पहली बात तो ये नोट करिए कि जो हमारी एपेक्स मेडिकल और फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी बॉडी है वो है CDSCO, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे WHO ने CDSC को यह बताया है कि भाई एक कंपनी है, मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि कफ सिरप्स को मैन्युफैक्चर करती है। ये कहां पे है? हरियाणा बेस्ड कंपनी है। और इस कंपनी के द्वारा जो कफ सिरप्स मैन्युफैक्चर करे गए थे, वो कफ सिरप्स कुछ बच्चों ने कंज्यूम करे, कहां पे? गैम्बिया में, जो कि अफ्रीका में है, और 66 बच्चों की मौत हुई। अब ये इंसिडेंट सामने आया है। अब यहां पे WHO ने कुछ रेवलेशंस करे हैं, कुछ यहां पे बातें रिवील करी हैं। उन्होंने बोला है कि इस पर्टिकुलर कफ सिरप में, जो कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाई गई थी, उसमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल, अब आपको UPSC इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं पूछने वाला, आपको बस इतना पता हो कि ये दो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं जो कि इस कफ सिरप में प्रेजेंट थे। और इन टॉक्सिन्स के प्रेजेंट होने के कारण, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आपकी एज 35 साल है, 40 साल है, इसके चलते आपको बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है। आपको अब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में बहुत सीवियर पेन हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, आप यूरिन पास नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत हेडेक हो सकता है, आपकी मेंटल स्टेज पे भी, आपकी जो मानसिक स्थिति पे भी ठेस पहुंच सकती है। और साथ के साथ बच्चों की किडनी में खतरा होने का बहुत चांस रहता है। तो ये आपको बातें पता हो, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन टॉक्सिन्स का आपको नाम याद होना चाहिए, डाई एथिलीन ग्लाइकोल एंड एथिलीन ग्लाइकोल। इसका केमिकल फॉर्मूला UPSC या स्टेट PSC आपको नहीं पूछने वाला। एक बात को हम रिकॉल करें तो जनवरी 2020 की बात है, कोरोना से भी पहले की बात है। जम्मू के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 17 बच्चों की मौत हुई थी, बिकॉज अपेरेंटली उन्होंने कोई कफ सिरप लिया था जिसमें हाई लेवल्स ऑफ डाई एथिलीन ग्लाइकोल थे। तो भारत में उस वक्त, कोरोना से पहले की बात है, तब ये कहा कि ये जो दोनों टॉक्सिन्स हैं, कौन से? डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल, ये दोनों टॉक्सिन्स याद रहेंगे। तो भारत ने कहा कि ये दोनों टॉक्सिन्स को आप फेस आउट कर दीजिए, कफ सिरप्स में ये दोनों टॉक्सिन्स नहीं मौजूद रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये बात हमारे सामने आ रही है कि अफ्रीका में ये कफ सिरप बच्चों ने कंज्यूम करा है और उसमें ये दो टॉक्सिन्स पाए गए हैं, तो थोड़ा चिंता का विषय हमारे लिए बनता है, ठीक है। बिकॉज देखिए, क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा इतना नाम बना हुआ है कि लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, इतनी अब दवाइयां हम बनाते हैं, ठीक है, इतनी वैक्सीन्स बनाते हैं, तो उसके बावजूद हम ये तो नहीं चाहेंगे ना कि चलो दवाइयां सब स्टैंडर्ड हैं तो वो गरीब देशों में एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है, कि अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर दो, साउथ अमेरिका में एक्सपोर्ट कर दो, जहां पे जो रेगुलेशंस है उसमें बहुत ढील है, ये तो हम नहीं चाहेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, DCGI के बारे। तो DCGI कौन है? DCGI इस CDSO को हेड करता है, ठीक है। और DCGI इस्टेब्लिश करता है कि क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे दवाइयों को मैन्युफैक्चर करने में, सेल करने में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। और DCGI जो है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है मेडिकल और फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस को भी। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर किसी दवाई को लेके, कोई क्वालिटी को लेके कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो वो डिस्प्यूट कहां पे रिजॉल्व होगा? DCGI के लेवल पे ही रिजॉल्व होगा, बिकॉज जो DCGI है वो एपेलेट अथॉरिटी भी है। यहां पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी CDSO की आ जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सामने। तो फॉर एग्जांपल, ड्रग अप्रूवल देना अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करना, क्या ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उस सब के बारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, जो कि ड्रग्स हम बाहर से, विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल बनाना। तो ये सब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी CDSO की आ जाती है। इनफैक्ट अगर हम बात करें फॉरेन, जो विदेशी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि ड्रग्स बनाते हैं, मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं और जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन का काम भी CDSO के द्वारा होता है। और लाइसेंसेस ग्रांट करना, ताकि हम ड्रग्स को इंपोर्ट कर सकें, यानी कि जो सरकारी अस्पताल हैं या जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, अगर उन्होंने ड्रग्स को, कुछ ऐसे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि इंपोर्ट करने हैं, उसके लिए भी जो लाइसेंसिंग का काम है वो CDSCO के द्वारा ही किया जाता है। अब थोड़ी
एथिकल ऑब्लिगेशन की बात करें, ये आर्टिकल हम थोड़ा मेडिकल एथिक्स कंटेक्स्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, थोड़ी हम नैतिक जिम्मेवारी की बात करें। क्या जिम्मेवारी सिर्फ यही है कि हमने मुनाफा कमाना है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज की सिर्फ यहीं पे जिम्मेवारी है कि हम खूब सारा, अब कोविड के चलते कितने सारे लोग हैं जो बहुत करोड़पति बने हैं, बहुत, अगर हम विदेशी कंपनीज की बात करें, देखिए अब बीमारी किसी को भी हो सकती है। और अगर हम बात करें, जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर जो हैं वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो जो लोग दवाइयां बनाते हैं वो भी तो भगवान का ही एक रूप है। तो हम अटूट विश्वास के साथ वो दवाइयां खा रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि हमको सिरदर्द है, खांसी है, जुकाम है, हमने रात को दवाई खा के हम सो गए और सुबह उठा तो देखा कि हम उठे नहीं पाए। तो अब ये हमारा अटूट भरोसा है दवाई बनाने वालों पर, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स पर। तो उनकी एथिकल ऑब्लिगेशन बनती है, उनका एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो ठीक तरीके से टेस्टिंग करें, क्वालिटी टेस्टिंग करें, क्वालिटी कंट्रोल्स के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, और केवल मुनाफे पे उनका जो है फोकस नहीं होना चाहिए। और चाहे किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, चाहे आप कोई बड़े अधिकारी हैं, कोई बड़े मैनेजर हैं या छोटे मैनेजर हैं, आपको अपनी जिम्मेवारी का खास ख्याल रखना पड़ेगा। बिकॉज जो दवाई आप बना रहे हैं वो कितने सारे लोगों ने कंज्यूम करना है, कितने सारे लोगों की जिंदगी इन दवाइयों पर डिपेंडेंट है। तो देखिए अब यहाँ पे WHO है और बाकी जो अन्य UN एजेंसीज हैं, वो मेडिसिन वैक्सीन हमारी भारतीय इंडियन कंपनी से प्रोक्योर करते हैं। अब चाहे वो HIV ड्रग्स हैं, चाहे वो कोविड की वैक्सीन थी, और बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस में हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड है कि हम इतने महंगे दाम में दवाइयाँ नहीं बेचते हैं। ठीक है, तो इस करके देखिए इतनी हमने अच्छी अगर इमेज कमाई है, इतनी अगर हमारी, देखिए यहाँ पे इतनी मेहनत लगी है हमारी कंपनीज की यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो इस तरह की बातें हमारी बदनामी बढ़ाते हैं। ठीक है, हमको एक बैड लाइट में रखते हैं। और आपको, जैसा आपको मैंने शुरू में भी बताया था, कि पूरी जिंदगी की मेहनत एक पल में सारा पानी फेर देते हैं अगर आपका कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो, अगर आपके अगेंस्ट कोई ऐसी बात सामने आती है। तो अगर मार्केट शेयर की बात करें, आपको पता हो कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। अफ्रीका अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ इंडियाज 24.6 बिलियन एक्सपोर्ट्स, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स की हम बात करें। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे 55% ऑफ मार्केट शेयर है, यानी कि हम 55% ऑफ एक्सपोर्ट जो हमारे यहाँ से होते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज को होते हैं। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो कंक्लूजन की हम बात करें, देखिए अब हमने, भारत ने, साउथ अफ्रीका ने काफ़ी इस बात को रेज भी किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे भी कि कोविड के चलते, महामारी के चलते इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव ऑफ कर दिया जाए, कि भाई अभी लोगों को ज़रूरत है वैक्सीन की, टीकाकरण की। और क्यों ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अपने मुनाफे के बारे सोच रहे हैं, प्रॉफिट के बारे सोच रहे हैं, क्यों नहीं वो गरीब देशों में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर देते, क्यों नहीं वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव ऑफ कर सकते, ताकि जल्दी से, तेजी से वैक्सीन बाकी गरीब देशों में भी मैन्युफैक्चर हो सके। तो चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन है, फाइजर है, तो ये सब हमने स्टैंड लिया। अब आज हमारे ऊपर अगर सवाल उठाया गया है, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर सवाल उठाया गया है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे एक मैकेनिज्म सामने फ्रेम करें जहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट्स आगे से रिपीट ना हो। ठीक है, सो वी नीड टू एक्ट वेरी क्विकली एंड वेरी डिसाइसिवली। अब एक और चीज़ यहाँ पे अंत में कहना चाहूँगा, तो जैसे 2020 में जम्मू एंड कश्मीर की जो ट्रेजेडी सामने आई थी, यानी कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो 17 बच्चे थे जिन्होंने कफ सिरप कंज्यूम किया था और वो मर गए थे। अब इसके चलते बहुत ज़रूरी है कि स्टेट्स भी यहाँ पे इफेक्टिव रोल प्ले करें CDSO के साथ। तो अब ये जो मेडन फार्मास्यूटिकल है, हरियाणा बेस्ड कंपनी है, तो स्टेट्स यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अगर ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं तो राज्य सरकारों को भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, कमेटी बिठानी चाहिए, ताकि वो इसके पूरे प्रॉब्लम के जड़ तक पहुँच सकें। चलिए अगला आर्टिकल है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की बात करी जा रही है। बहुत एक फेवरेट टॉपिक UPSC का बनता है, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी की जब बात आती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की और अर्बन लोकल बॉडीज की जब बात आती है, तो क्या हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कितना हमने इफेक्टिवली अचीव करा है पिछले 30 सालों में, डिस्पाइट द फैक्ट कि 73rd और 74th अमेंडमेंट है हमारे यहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या सही मायने में हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर कर पाए हैं? क्या सही मायने में हम डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का फायदा उठा पाए हैं? गांधी जी का क्या सपना था? गांधी जी कहते थे, गांधी जी का ये कहना था कि जो भारत है वो तो गांव में बसता है। तो गांधी जी को डेमोक्रेसी से, कांग्रेस पार्टी से, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं था। उनको ये था कि जो फंडामेंटल यूनिट है गवर्नेंस का, प्रशासन का, वो क्या होना चाहिए? वो ग्राम सभा होना चाहिए, गांव में होना चाहिए। और उस विजन को ही आगे बढ़ाते 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आज 30 साल हो चुके हैं। लेकिन सही मायने में अगर हम देखें, अगर हम स्टडी करें, तो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास अभी भी ऑटोनॉमी नहीं है, अभी भी वो इफेक्टिव नहीं है, असरदार नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट्स कि इतनी सारी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवॉल्व करने की बातें संविधान में मेंशन्ड हैं थ्रू दीज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। तो डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन एनहांस्ड इन स्पाइट ऑफ अबाउट 32 लाख पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स बीइंग इलेक्टेड टू देम एवरी 5 years। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं पूछूंगा यहाँ पे, अगर तो आप वीडियो देख रहे हैं,
तो एक बात बताइए कि पंचायत में जब इलेक्शंस होते हैं, लेट्स से कि 3 साल के बाद कोई पंचायत असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, तो जब नए इलेक्शंस होंगे तो वो नए इलेक्शंस कितने पीरियड के लिए होंगे? क्या वो नए इलेक्शंस 2 साल के लिए हो, यानी जो नया इलेक्शन होगा तो जो नई जो वहाँ पे जो आएगी, जो असेंबली आएगी, तो क्या वो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 2 साल के लिए होगी या वो वैलिडिटी 5 साल के लिए होगी? अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 75 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत सारे लोगों ने भारत के ऊपर सवाल उठाए थे कि भारत डेमोक्रेटिक कैसे रह पाएगा। इट इज 1947 में बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी। आज वो लोग ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी की बात करें, क्या हम वो इफेक्टिवली अचीव कर चुके हैं? तो यहां पे कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि वो इफेक्टिवली हमने अचीव नहीं करा। तो डेवोल्यूशन का मतलब केवल डेलीगेशन नहीं होता कि आपने संविधान में एक बात मेंशन कर दी और वो अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नहीं होता। ठीक है, तो जो प्रशासन है, जो गवर्नेंस है, ठीक है, गवर्नेंस फंक्शंस आर फॉर्मली असाइंड बाय लॉ, बाय कानून टू द लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, और उसके साथ के साथ आपको जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं या वो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, आपको टाइमली उनको फाइनेंशियल ग्रांट्स भी देने पड़ेंगे। तभी तो, अगर देखिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक तरफ, लेकिन अगर वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं है तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का भी क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो फ्रेजाइल यानी कि कमजोर डिसेंट्रलाइजेशन, इसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं प्राइमरली किसको? अपने वोटर्स को। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी वोटर्स को है। अपने हायर लेवल डिपार्टमेंट्स को, स्टेट अथॉरिटीज को, स्टेट डिपार्टमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं। संविधान क्या मैंडेट करता है? संविधान मैंडेट करता है कि पंचायत की बात करें या अगर हम म्यूनिसिपैलिटीज की बात करें, दे विल बी इलेक्टेड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तो इसके चलते राज्य सरकारों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस डिवॉल्व करें पंचायत को, और ये सही भी है। इट मेक्स सेंस कि भाई राज्य सरकारों को पता है कि क्या क्या चीजें असाइन करनी है। और अब ये बात तो सही नहीं लगेगी ना कि अगर कोई स्टेट है, लेट्स से कर्नाटका है, तो कर्नाटका की पंचायत को सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं पावर डिवॉल्व करेगी, वो तो राज्य सरकार का ही होना चाहिए। हम 3 टियर गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड दी लोकल गवर्नमेंट। तो it makes sense for the states to devolve the functions, devolve the power to the local governments. तो यहाँ पे ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे 5 कोर फंक्शंस हैं? यहाँ पे 14th फाइनेंस कमीशन ने एक रिसर्च करवाया था, एक सर्वे करवाया था बाय द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, और यहाँ पे ये पाया गया कि जितने भी राज्य सरकार हैं उन्होंने पावर्स डिवॉल्व करी हैं लोकल गवर्नमेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू 5 कोर फंक्शंस। कौन से हैं? अगर पानी की सप्लाई की बात करें, हम साफ सफाई की बात करें, सड़कों की बात करें, या अगर गले मोहल्ले में अगर हम बात करें स्ट्रीट लाइट्स प्रोविजन की, या अगर मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी एसेट्स की, तो ये 5 ऐसे कोर फंक्शंस हैं जिसका जो डेवोल्यूशन है लोकल गवर्नमेंट्स को दिया गया है। तो की इश्यूज यहां पे क्या आते हैं? पहली बात तो ये है, देखिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर लोकल गवर्नमेंट्स के पास ग्रांट्स नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, अगर उनके पास टैक्सेशन पावर्स नहीं है, तो वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का भी कोई फायदा नहीं होगा। और यदि अगर ग्रांट्स चाहे वो राज्य सरकार से चाहे वो केंद्र सरकार से पंचायत के पास जा रहे हैं, लेकिन उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो वो क्या इन्वेस्ट कर पाएंगे? अपनी नीड्स को कैसे मीट कर पाएंगे? एक और यहाँ पे बात आती है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास अप्रोप्रिएट स्टाफ नहीं है जो कि डे टू डे टास्क को परफॉर्म कर सके। अक्सर क्या होता है कि जो स्टाफ लोकल गवर्नमेंट्स में जो काम करते हैं, पंचायती इंस्टीट्यूशंस में या म्यूनिसिपैलिटीज़ में, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो स्टेट्स यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट में जो अधिकारी होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको ही यहाँ पे ट्रांसफर पे भेजा जाता है। तो डाउनसाइड क्या है सेंट्रलाइजेशन का? सबसे बड़ी बात जो कि बहुत ज़्यादा काउंटर करती है डिसेंट्रलाइजेशन को, वो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है स्मार्ट सिटी का। अब देखिए जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है, इसमें डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स नहीं इन्वॉल्व टू द म्यूनिसिपैलिटीज। यहाँ पे राज्य सरकारों को ये बात कही गई है कि आपको एक एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ताकि जो भी ग्रांट्स आपको केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएंगी, वो जो ग्रांट्स हैं वो स्पेशल पर्पस व्हीकल को मॉनिटर करेंगे, और आपने वो जो ग्रांट्स आपको स्मार्ट सिटी बेसिस के लिए दिया जा रहा है, वो आपने अपनी म्यूनिसिपैलिटी बजट्स में नहीं इंक्लूड करना। तो ये बात तो बहुत अब कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है विद द वेरी आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो किस बात की स्मार्ट सिटी? अगर स्मार्ट लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है, स्मार्ट म्यूनिसिपैलिटीज नहीं है, तो स्मार्ट सिटी कैसे बन पाएगी? करप्शन की बात करें तो ऐसा भी पाया जाता है कि ये पंचायती इलेक्शंस में, या अगर हम अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस की भी बात करें, म्यूनिसिपैलिटीज इलेक्शंस की हम बात करें, काफ़ी ऐसे
क्रिमिनल एलिमेंट्स भी हैं जो कि इन इलेक्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। काफ़ी ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि अपने मनी पावर को यूज़ करके, अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके, ठीक है, पॉलिटिकल नेक्सस की बात करें, नेपोटिज्म की बात करें, वो इस इलेक्शंस प्रोसेस में आ जाते हैं और वोट्स जीत भी लेते हैं। लोगों को ब्राइब करते हैं, वोटर्स को ब्राइब करते हैं, शराब की बोतल देते हैं, उनको 500 रुपये दे के वोट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बात तो सही नहीं है ना, तो किस बात की डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं जो कि एमएलएस के साथ ही अटैच्ड होते हैं, ठीक है, उनके पीएज हो या उनके सेक्रेटरीज हो, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो ब्राइब्स लेते हैं लोकल गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल से, कि भाई अगर आपने यहाँ पे सड़क बनानी है, यहाँ पे आपने कोई प्रोजेक्ट क्लियरेंस कराना है, तो भाई जो भी आपको ग्रांट मिलेगा सरकार की तरफ से, तो 20% हमारा, बाकी आपका। तो अगेन दिस रेजेस द क्रेडिबिलिटी ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइज करप्शन की हम बात करें, लेकिन यहां पे एक बात ये भी करी गई है दैट देयर इज नो एविडेंस टू शो कि करप्शन हैज इंक्रीज ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन यहां पे ये बात करी गई है कि इस लेवल पे, अर्बन लोकल बॉडीज पे और पंचायती लेवल इंस्टीट्यूशंस पे भ्रष्टाचार को अगर हमने सामने रखना है, भ्रष्टाचार को अगर हमने बेनकाब करना है, तो वो ज्यादा ईजी हो जाता है। यानी कि जो भ्रष्टाचार है दैट गेट्स एक्सपोज्ड फास्टर दैन द नेशनल और स्टेट लेवल करप्शन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे बात करिए कि लोगों को भी, लोग भी बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को भी पता चल रहा है कि भाई अगर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एसेट को बनाने के लिए उनके गांव में या उनके शहर में, तो अगर वो खर्चा नहीं हो पा रहा, ठीक है, लेट्स से अगर आपकी म्यूनसिपैलिटी की बात करें, उन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, आपसे हाउस टैक्स लेते हैं, कहते हैं जी हम यहाँ पे पार्क बनाएंगे, ये बनाएंगे, अगर वो नहीं बन रहा तो आप उनको अकाउंटेबल खड़ा कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी तो एमएलएस की भी है, एमपीज की भी है, अल्टीमेटली वोटर्स को ही है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हम बात करें, अगर हम पंचायती राज या अर्बन लोकल बॉडीज लेवल ऑफिशियल्स की बात करें, उनको अकाउंटेबिलिटी हम ज्यादा, इट इज मच इजियर टू होल्ड देम अकाउंटेबल। रोल ऑफ ग्राम सभा की दोस्तों यहां पे बात करें, देखिए जो ग्राम सभा हैं और जो वार्ड कमिटीज हैं उनको रिवाइटलाइज करना बहुत जरूरी है। ग्राम सभा मतलब ये नहीं है कि वहां पे कुछ लोग बैठे हैं, बस मीटिंग कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बस अपनी बातचीत करके जा रहे हैं, नहीं, ठीक है। हमको ग्राम सभा के आइडिया को फिर से रिवाइटलाइज करना पड़ेगा अगर हमने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है। सिर्फ ऐसे आर्टिफिशियल रिफॉर्म से काम नहीं बनने वाला कि आप वीडियोग्राफी करें ग्राम सभा मीटिंग्स की, ठीक है, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इससे कुछ नहीं होने वाला। दैट विल डू वेरी लिटिल फॉर डेमोक्रेसी। तो जैसे कि हम बात गांधी जी की भी करते हैं, उनका क्या कहना था कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ गवर्नेंस है वो क्या होना चाहिए, वो ग्राम सभा को होना चाहिए। तो क्या वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ गवर्नेंस है ग्राम सभा? अभी तो नहीं लग रहा ऐसा। और ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की हम बात करें तो देखिए पंचायत के पास बहुत ज़्यादा काम होता है, दे आर ओवरबर्डन विद अ लॉट ऑफ वर्क, और उनके पास स्टाफ नहीं है। अब दे आर ओवरवर्किंग, लेकिन उसके बदले उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स दे मस्ट बी इनेबल्ड, दे मस्ट बी एम्पावर्ड सो दैट दे कैन होल्ड द स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है अकाउंटेबल, ठीक है। और स्टेट डिपार्टमेंट्स को ज्यादा हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है। जो स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं उनको लोकल गवर्नमेंट्स के जो ऑफिशियल्स हैं या जो लोकल गवर्नमेंट या जो लोग गांव में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनके प्रति जो सर्विसेज हैं बाय द स्टेट डिपार्टमेंट्स, उसको भी इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। चलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन की बात करें तो देखिए अब एक बहुत पॉपुलर स्लोगन था, अगर हम अमेरिकन रेवोल्यूशन की भी अगर हम बात करें, अगर आपने अमेरिकन रेवोल्यूशन में पढ़ा है, विच सेज कि भाई नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि भाई आप हमसे, अगर हम अपने मर्जी के लोगों को वोट नहीं दे पा रहे हैं, अगर हमारे विल के हिसाब से जो लोग हैं, हमारे विल के हिसाब से लोग अगर हमको नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो हम टैक्स क्यों दें, है ना। तो भाई ये बात हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी पढ़ी है, ठीक है। तो अब यहां पे बात आती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन की। तो यहां पे बात आती है क्या अकाउंटेबिलिटी हम ग्राम पंचायत की बढ़ा सकते हैं विदाउट लोकल टैक्सेशन? वी कैनॉट हैव अकाउंटेबल ग्राम पंचायत विदाउट लोकल टैक्सेशन। टैक्सेशन पावर्स की बात करें, जीएसटी के बाद अब जैसे ऑक्ट्रॉय टैक्स है ना, ऑक्ट्रॉय टैक्स अब लोकल गवर्नमेंट जो है लिवाई नहीं कर सकते हैं, और भी ऐसे काफी टैक्सेस थे, छोटे मोटे टैक्सेस थे जो कि पहले लोकल गवर्नमेंट्स लिवाई करते थे। अब जीएसटी के बाद वो पावर उनके पास नहीं है। अब जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि भाई हम चलो, क्या हमको जरूरत पड़ी है टैक्स लिवाई करने की लोगों से, अगर हम लिवाई करेंगे तो लोगों ने कहना है कि जी आपने टैक्स तो लिया लेकिन खर्चा नहीं किया, तो हमको ज्यादा आंसरेबिलिटी होगी, हमारी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी बनेगी टुवर्ड्स द पीपल। तो इससे बेहतर है कि जो भी ग्रांट हमको ऊपर से आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है या राज्य सरकार से आ रहा है, वही ग्रांट हम लेके खुश हैं और कोई बात नहीं, उसी में हम गुजारा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात सही नहीं है। लोकल गवर्नमेंट्स दे हैव टू बी एम्पावर्ड कि वो भी टैक्स लिवाई कर सकें। तो जीएसटी के चलते ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है लोकल गवर्नमेंट्स की और ज्यादा बढ़ गई है।
कंक्लूजन की बात करें तो यहां पे क्लियर कट जो कॉलमिस्ट है वो ये कहते हैं कि जो हमारी कोशिश है टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, ये एक्सपेरिमेंट अभी कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुआ है कि हम अपनी डेमोक्रेसी को डीपन कर सकें। ये अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया एक्सपेरिमेंट, हालांकि 30 साल हो चुके हैं। और वी कैन कीप ट्रैक ऑफ करप्ट लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एट दी हायर लेवल, लेकिन हमने ये मौका दिया है लोगों को कि कैसे हम जो ऑफिशियल्स हैं लोकल बॉडीज पे, अर्बन लोकल बॉडीज लेवल पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे, कैसे हम उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी ट्रैक रख सकते हैं। तो डेफिनेटली हमको ओनली बाय इंसर्टिंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन और ओनली बाय प्रोवाइडिंग प्रोविजंस इन दीज 2 अमेंडमेंट्स उससे काम नहीं बनने वाला। हमको इफेक्टिवली हमारे जो लोकल बॉडीज हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनके इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अगर तो हमने लोगों को अकाउंटेबल करना है और साथ में डेमोक्रेसी को डीपन करना है। तो ये कुछ बातें यहां पे करी गई हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने इसी साल यूपीएससी 2022 GS2 के मेंस के पेपर में आया था। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट्स? 150 वर्ड्स। तो मैंने अभी पिछले हफ्ते भी एक वीडियो बनाया था जहां पे आपको मैंने कहा था कि काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली एडिटोरियल में से भी आ जाते हैं। अब वो एडिटोरियल हिंदू का हो, इंडियन एक्सप्रेस का हो, बिजनेस लाइन का हो, हिंदुस्तान टाइम्स का हो, ये हमको नहीं पता, लेकिन ये जो आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जो रोज आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, वीडियोस एनालिसिस सुनते हैं, ये बहुत रेलेवेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, सो ये आपने क्वेश्चन कहाँ पे आंसर करना है? हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। नाउ इफ यू वाचिंग द वीडियो, आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको यहाँ पे ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करा जाएगा। और यदि नहीं करा जाता तो आप हमारे इस नंबर पे 6280133177 इस नंबर पे आप अपनी टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं रिक्वेस्टिंग टू गेट एडेड टू दिस ग्रुप, और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड करा जाएगा। एंड एज फार एज द बेस्ट आंसर इज कंसर्न, तो आसिमा का बेस्ट आंसर है, वेरी वेल डन। तो ये आंसर हम शाम को 6 बजे पिन कर देंगे। तो फार्म मैकेनाइजेशन के बारे पहले बहुत ब्रीफली उन्होंने बताया है डेफिनेशन में कि व्हाट इज फार्म मैकेनाइजेशन। ठीक है, प्रोस क्या है फार्म मैकेनाइजेशन के, इनका देखिए आंसर करने का जो स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, उसको देखिए कितना अच्छा है। ठीक है, फिर बहुत ब्रीफली बताया कि प्रोस क्या है फार्म मैकेनाइजेशन के, क्या पोटेंशियल है फार्म मैकेनाइजेशन का इंडिया में, है ना, और क्या क्या चैलेंजेस हैं, और एंड में इन्होंने एक बहुत इफेक्टिवली वे फॉरवर्ड एड्रेस करा है। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपना जो आंसर है, जो अपना कंटेंट है, इन्होंने प्रेजेंट करा है और स्पेस करा है। सो वेरी वेल डन आसिमा। प्लीज डू मेंशन इफ यू वाचिंग द वीडियो दैट इन हाउ मच टाइम हैव यू रिटन दिस आंसर। ऑल्दो मैं बार बार बच्चों को यही इंकरेज करता हूं कि अगर आपको आंसर लिखने में आधा घंटा भी लग रहा है, 40 मिनट भी लग रहे हैं, कोई बात नहीं, आप आंसर लिखिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वेट करते हैं प्रीलिम्स के क्लियर होने की, उसके बाद वो अपना पहला आंसर लिखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, लकी होते हैं, प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनका पहला मॉक जिस दिन मेंस का पेपर होता है उस दिन जाके होता है, तो वो सिचुएशन ना हो। तो जितने भी बच्चे रोज आंसर्स लिख रहे हैं, तो आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एज है कि आप अपने प्रीलिम से कई महीने पहले ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये फ्री इनिशिएटिव है, इट इज ओपन फॉर ऑल। आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों जाने से पहले हमारी 2 एडवर्टाइजमेंट्स, एक तो हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज और एक हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। सो दोस्तों अगर इंडिविजुअल कोर्सेज की बात करूं तो अगर आप अपनी तैयारी खुद सेल्फ स्टडी के जरिए कर रहे हैं तो फिर ना, लेकिन अगर आपको लगता है कोई ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में जहां पे आपको गाइडेंस की जरूरत है, कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, रिविजन की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज, अपना इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। और आपको अगर इसके बारे और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे हमारा टोल फ्री नंबर है, इस टोल फ्री नंबर पे 1800890303 इस पे आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कूपन कोड है प्रीलिम्स 2023, इसको अगर आप अवेल करते हैं, इसको आप यूज करते हैं तो आपको 33% ऑफ मिलेगा। And then of course the test series, I keep on saying this thing again and again that the only way to overcome your fear is to practice more questions. So if you want to overcome your fear, so join this test series with sleepy classes. यहाँ पे 30 comprehensive tests रहेंगे, यहाँ पे भी 33% ऑफ है, प्रीलिम्स 2023 कूपन कोड है, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए, आपकी पूरी असिस्टेंस दी जाएगी, आपको पूरी यहाँ पे हेल्प करी जाएगी। चलिए, सो दोस्तों आज की एनालिसिस में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आपको ये 3 टॉपिक समझ आए होंगे। बाकी दोस्तों मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।